हेलो एवरीवन, आई एम सैंती भारद्वाज। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर करो जब तक कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अभी जो रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करते हैं और बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इम्पॉर्टेंट है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ कि इस वीडियो में तुम्हें क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो तुम्हारे माइंड में जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब का सॉल्यूशन या आंसर इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और अगर तुम एक स्टूडेंट हो, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो या फिर जॉब करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि तुम्हें समझ में आने वाला है कि कैसे जो है टैक्सेस वर्क करते हैं, कैसे तुम अपनी मनी को बहुत ऊपर लेवल तक ले जा सकते हो और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम तुम पा सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो जो तुम गलती कर रहे हो वो गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है किसी भी MBA से बहुत हाई लेवल पर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत डीप रिसर्च करी है और जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो के टॉपिक्स को बहुत ईजिली तरीके से तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम भी पेशेंस के साथ, आई नो आजकल के टाइम पे किसी में इतने पेशेंस नहीं होते क्योंकि रील्स का टाइम है, स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट वैल्यू इन योर लाइफ सो आपको पेशेंस रखना होगा और इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द टैक्सेस। इमेजिन तुमने अभी एक बहुत हार्ड मंथ काम किया मैकडोनल्ड में बर्गर फ्लिप करते हुए अपने लोकल एरिया में या किसी भी कंपनी में। तुम बेड में हो, तुम्हें उनकी तरफ से एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा हुआ होता है 20,000 रुपीज़ का पेमेंट क्रेडिट हुआ है, लेकिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 14,056 रुपये आए हैं। तुम नीचे स्क्रॉल करते हो, उसमें लिखा होता है फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स या मेडिक्योर। ये हैं आजकल के ज़माने के मॉडर्न रिचुअल्स, अपने पैसे का एक चंक देना कभी काम न आने वाली चीज़ों को। और तो और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उन्हें थैंक यू भी बोलो। ये टैक्सेस सिविलाइजेशन का कॉस्ट है। तुम पे करते हो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का काम होता है रोड्स बनाना, स्कूल्स को फंड्स करना, तुम्हारे बेसिक फूड को ट्रांसपोर्ट करना जहाँ तुम आज तक गए ही नहीं। लेकिन टैक्सेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेट मी डिस्क्राइब। फर्स्ट, इनकम टैक्सेस जो तुम्हारी अर्निंग पे लगता है। सेकंड, सेल टैक्स जो तुम्हारे स्पेंड करने पे लगता है। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट ने तुम्हारे सोते हुए अर्न किया उस पे जो लगता है। गवर्नमेंट हर रुपीज़ का थोड़ा हिस्सा ले लेती है। लगभग हर कोई सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकल टैक्स पे करता है। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी टैक्स एक तरह से गवर्नमेंट तुम्हें फोर्स करती है कि तुम अपना पैसा रिटायरमेंट के लिए सेव करो। तुम अभी सेव करते हो और जब रिटायर होते हो तब वो पैसा तुम्हें टाइम के साथ वापस मिल जाता है। मेडिकेयर दूसरी तरफ एक हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स है जो ओल्डर लोगों या सीरियस हेल्थ इश्यूज वाले लोगों को सपोर्ट करता है। अब आता है फिलिंग योर टैक्सेस का टाइम। गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता होता है कि तुम कितना ओन कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें गैस करने को बोलते हैं। वाह क्या बात है, गलत हुए तो तुम गए काम से। जब एक्चुअल टैक्स पेमेंट की बात आती है, कुछ लोग हर कुछ महीने पे करते हैं, कुछ लोग ईयरली पे करते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता होगा। मुझे पता है कि टैक्सेस बहुत अनोइंग है, लेकिन ये सब इतना भी बुरा नहीं है। कंट्रीज़ जहाँ हायर टैक्सेस रेट होते हैं जनरली वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है ओवरऑल। बट इन इंडिया यू नो वेरी वेल। लेट्स टॉक अबाउट द बैंक्स। तो तुम बैंक्स में जाते हो, कैशियर को अपने पैसे देते हो और कैशियर स्माइल करता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तुम बाहर निकलते हो बहुत खुश होते हुए कि भाई वाह, अब मैंने अपने सारे पैसे जो हैं सेव कर दिए हैं। लेकिन लेट्स कम ऑन द रियलिटी चेक। वो पैसा ऑलरेडी चला गया। ज़्यादातर लोग बैंक्स को एक बड़ा सेव समझते हैं जिनका काम सिर्फ पैसे को गार्ड करना होता है, लेकिन रियलिटी में वो वैसे एक मिडल मैन होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मैच मेकर। जब तुमने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए, बैंक ने 900 रुपये लेके किसी और को दे दिए जिसको अपने लिए कार लेनी थी। ये सिस्टम कहलाता है फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जो बेसिकली इस आइडिया पे काम करता है। उन्हें सिर्फ 1 फ्रिक्शन पैसा कैश में रखना पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक साथ अपना पूरा पैसा लेने नहीं आ सकते हैं। बस एक बार ये हुआ था 2008 में, वहाँ बहुत ज़्यादा लाइन लग गई थी और पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया था। बैंक्स पैसा बनाते हैं तुम्हारे पैसों को हायर इंटरेस्ट पे लैंड करके, जो तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं उनसे ज़्यादा।
तुम सप्लाई ऑफ मनी हो, बोरोवर डिमांड हैं, बैंक्स तुम्हें डिपॉजिट करने के लिए लालच देते हैं, बहुत सारे रीज़न चिपकाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्ड या यूपीआई से स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द कैश लेके चलना। तुम्हारे पैसों पे इंटरेस्ट देते हैं। पैसा बैंक में रखना एक शूज़ बुक से रखने से ज़्यादा सेफ है। इंडिया में DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो RBI की सबऑर्डिनरी है। यहाँ लिमिट है 5 लाख पर डिपॉजिट पर बैंक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के। मतलब अगर तुमने एक ही बैंक में 7 लाख रुपये डिपॉजिट किए हैं और बाई चांस बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया है तो DICGC तुम्हें मैक्सिमम 5 लाख रुपये ही देगी। लेकिन अगर तुम मल्टीपल बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो तो हर बैंक के लिए 5 लाख तक का इंश्योर होगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पे। इमेजिन तुमने 1000 रुपये बोरो किया, तुमने 1280 रुपये वापस देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बेसिकली पैसों का रेंट है जब वो किसी और के हाथ में होते हैं। जब तुम बोरो करते हो, इंटरेस्ट वो प्राइस टैग है जो तुम किसी और का कैश यूज़ करने के लिए देते हो। जब तुम लैंड या सेव करते हो, इंटरेस्ट तुम्हारा रिवॉर्ड है पेशेंट और बोरोइंग होने का। 2 मेन टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सोचो तुमने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए। तुमने बोला हर साल मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा देना। फर्स्ट ईयर के बाद 100 रुपये प्लस 10 यानी कि 110 रुपये हो गए। सेकेंड ईयर 100 रुपये प्लस 10, थर्ड ईयर 100 रुपये प्लस 10। अब 3 सालों का तुम्हारा सिर्फ 10-10 रुपये ही बढ़ा, तो 3 साल बाद तुम्हारे पास पैसे हुए 130 रुपीज़। सो अब समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब सोचो तुमने बोला हर साल मुझे 10% देना, पर पिछले साल का इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड होगा। फर्स्ट ईयर 100 प्लस 10 यानी कि 110। सेकेंड ईयर में अब वो पैसा हो गया है 110, तो 110 पर 10% लगाओ तो 11 हो गया, तो टोटल हुए 121। थर्ड ईयर में अब वो पैसा हो गया है 121 प्लस 10% और जोड़ो 12.1 यानी कि वो पैसा हो गया है 133.1, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल लाइन में समझाऊँ तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल तुम्हें सेम पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पुराने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट ही वो साइलेंट इंजन है जो वेल्थ और डेप्थ दोनों को ही पीछे होता है। लोन्स में ये छोटी गलती को ही फाइनेंशियल अलग बना देते हैं। इन्वेस्टमेंट में ये छोटे छोटे गेंस को मैसिव विंस में बदल देते हैं। हैक सिंपल है, अगर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। अगर तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो उसे रेस्ट दो, उसे फीड करो, टाइम दो। इंटरेस्ट तुम्हारा वर्स्ट एनिमी या बेस्ट अनपेड एम्प्लॉय बन सकता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, यानी महंगाई। मान लो तुमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, ओपन किया और लगता है कि जैसे आधा ही ऑलरेडी किसी ने खा लिया हो। तुम देखते हो कि तुमने प्राइस लास्ट टाइम 30% ज़्यादा पे किया। फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम इन्फ्लेशन से हिट हुए हो। इन्फ्लेशन तब तक होता है जब पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज़ करता है ओवर ऑन टाइम, ना कि एक रात में, ना फायरवर्क्स के साथ, बस एक स्लो इरोजन। तुम्हारा 500 रुपीज़ का बिल अभी भी टेक्निकली 500 रुपीज़ ही है, लेकिन वो पहले के कंपैरिजन में कम नूडल्स, कम पेट्रोल और कम चीज़ें खरीद सकता है। कभी कभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, सबके पास कैश है और सब सेम चीज़ खरीदना चाहते हैं। मान लो 2000 लोग एक 5000 रुपीज़ का टीवी लेना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के पास लिमिटेड स्टॉक है, यानी उनके पास सिर्फ 1000 टीवी हैं। कंपनी सोचेगी सबको ये टीवी चाहिए तो इसका प्राइस 8000 कर देते हैं। कभी सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम आती है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, इसका मतलब प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी। कभी कभी एक्सपेक्टेशन ही इन्फ्लेशन क्रिएट करती हैं। अगर लोग सोचते हैं कि प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो अभी ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे प्राइसेस और फास्ट बढ़ जाते हैं। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग सेटिस्फेक्शन है। थोड़ा इन्फ्लेशन नॉर्मल होता है, जैसे 2% ईयरली प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अगर स्पाइक हो जाए तो सेविंग मर जाती हैं, वेजेस पीछे रह जाते हैं। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, लोन महंगा हो जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होती हैं, लोग कम खर्च करते हैं और ये इकोनॉमिक को कूल डाउन करता है। अब बात करते हैं रिसेशन के बारे में। रिसेशन यानी मंदी।
रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक का गिरना कंटिन्यूसली कम से कम 2 क्वार्टर्स यानी 6 महीने तक। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारे पास एक मस्त जॉब है, बिल्स अच्छे से पेड हो रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो, नेक्स्ट दिन ले ऑफ स्टार्ट होते हैं, स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है, रिसेशन में जॉब वैनिश होती जा रही हैं, कंपनीज कॉस्ट कट करती हैं और सब लोग अननेसेसरी चीज़ें खरीदने के बजाय बस नेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं। रीजंस: हाई इंटरेस्ट रेट्स जिससे बोरोइंग महंगा हो जाता है, ग्लोबल क्राइसिस, वॉर्स, पैंडमिक, शिपिंग डिजास्टर्स। ये सिर्फ इकोनॉमिक साइकिल का नेचुरल बूम पिक बस रीसेट पैटर्न है। इकोनॉमिक को एक पार्टी समझो, बूम में सब डांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, फिर लाइट्स फ्लिकर होती हैं, रियलिटी हिट होती है, कोई अपना बैंक अकाउंट चेक करता है। रिसेशन फॉर एवर नहीं होते लेकिन पेनफुल रीसेट होते हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स कम करती है, स्टिमुलस भेजती है, ये बस वेट करती है कि लोग ओवर प्राइस्ड कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट करें। धीरे धीरे स्पेंडिंग वापस आती है, बिजनेस रीबिल्ड होते हैं, ग्रोथ रिज्यूम होती है, लेकिन स्कार्स रह जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक शॉर्टी एल्गोरिथम है जो तुम्हारा नाम, तुम्हारा पास्ट और कितनी बार तुमने कॉलेज में अपना क्रेडिट कार्ड लेते पे किया है ये सब जानते हैं। ये एक 3 डिजिट नंबर होता है जो कि डिसाइड करता है कि तुम्हें हाउसेस, कार मिलेगा या तुम्हें एक सोल क्रशिंग 27% इंटरेस्ट पर टीवी लेना पड़ेगा। ये नंबर वेल्थ का नहीं, ट्रस्ट का इंडिकेटर है। लेंडर्स को ये जानना होता है अगर मैं इस बंदे को पैसा दूं क्या ये वापस करेगा। स्कोर का रेंज 300 से लेकर 850 तक होता है। 580 से नीचे वॉकिंग रेड फ्लैग, 750 प्लस इज इक्वल टू अडल्ट क्रेडिबिलिटी का स्पार्कल। मोस्टली लोग 640 से लेके 790 के बीच तक होते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन फैक्टर के बारे में। पेमेंट्स हिस्ट्री, तुम ऑन टाइम पे करते हो या नहीं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, तुम कितना क्रेडिट यूज़ कर रहे हो वर्सेस कितना क्रेडिट अवेलेबल है। क्रेडिट एज, तुम्हारे अकाउंट्स कितने पुराने हैं। क्रेडिट मिक्स कार्ड्स, लोन्स, मोर्टगेजेस, वैरायटी हेल्प करती है। अपनी क्रेडिट कार्ड स्कोर को बढ़ाने का एक सिंपल सा हैक है, अपने हर लोन का रिक्वायरमेंट पेमेंट लेट होने से पहले ही कर दो। लेट होते ही स्कोर तुम्हारा गिर जाएगा। क्रेडिट स्कोर एक न्यू बेबी जैसा है, अगर तुम इग्नोर करोगे तो हर जगह मैश कर देगा, लेकिन अगर तुम उसकी केयर करोगे तो तुम्हें एक नया हाउस भी दिलवा देगा। जीरो डेप्थ होने का मतलब गुड स्कोर नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री भी चाहिए होती है। गेम रिजिड है लेकिन रूल सीख लो, तुम भी रिग कर सकते हो। अब बात करते हैं करेंसी के बारे में। करेंसी या मनी का सबसे अजीब पार्ट ये है कि ये एक्चुअली रियल नहीं होता है। ह्यूमंस ने मनी इसलिए बनाया ताकि वर्ल्ड बेटर तरीके से काम कर सके। मनी ट्रेडिंग को ईजी बनाता है, सिस्टम बिल्ड करना ईजी बन जाता है और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना भी ईजी हो जाता है। लेकिन सच ये है कि $1 गोल्ड कॉइन और एक बिटकॉइन दोनों में ही सेम ही लेजिटिमेसी है। लोग मानते हैं कि $1 का गोल्ड ज़्यादा लेजिटिमेट है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बिलीव करते हैं। वैसे ही $1 गोल्ड और एक स्टिक में कोई फ़र्क नहीं है, बस हमने डिसाइड कर लिया है कि $1 गोल्ड की वैल्यू है और स्टिक की नहीं। मनी काम कैसे करता है? गवर्नमेंट उसे प्रिंट करती है, सेंट्रल बैंक उसे रेगुलेट करते हैं और लोग यूज़ गोल्ड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। बैंक्स रेगुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा प्रिंट करे तो इन्फ्लेशन आ जाता है और पैसा मोनोपोली मनी बन जाता है। अगर पैसा कम हो तो लोग लिविंग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। करेंसी या मनी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जो शेयर्ड बिलीफ्स और ट्रस्ट पे बेस्ड है। इन्वेस्टिंग, अब तुम्हें पता है इन्फ्लेशन क्या है और इसे फाइट करने का बेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है तुम्हारा पैसा बस पड़ा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा हो। टाइम के बदले पैसा कमाने के बजाय तुम पैसे के बदले पैसा कमा रहे हो। रिस्क होता है लेकिन ऑप्शन भी होते हैं। स्टॉक्स यानी कंपनीज का एक छोटा ओनरशिप तुम्हारे पास है। कंपनी ग्रो करेगी, तुम्हारा वो 1% हिस्सा भी ग्रो करेगा, उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। सेकंड, बॉन्ड्स, तुम पैसा गवर्नमेंट या कंपनीज को लोन पे देते हो और वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर देते हैं। अब आता है फंड्स, स्टॉक और बॉन्ड्स का कलेक्शन, ताकि तुम्हें इंडिविजुअली डील ना करना पड़े। रियल एस्टेट, वो प्रॉपर्टी जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ना कोई रेंट पे ले लेगा। इन्वेस्टिंग लक का नहीं, अर्ली होने, डाइवर्सिफाई करने और पेशेंस का गेम है। ज़्यादा वेल्दी लोग लॉटरी नहीं जीतते,
उन्होंने कंपाउंड ग्रोथ को 30 साल तक का टाइम दिया। रिस्क हमेशा रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन असली खतरा पैसा लूज़ करना नहीं बल्कि इन्वेस्ट ना करना है, जिससे इन्फ्लेशन तुम्हारा फ्यूचर क्वाइटली चुरा रहा है। वैल्यू ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझना ज़रूरी है। सोचो तुम एक पत्थर उठाते हो, बस एक पत्थर है, लेकिन अगर वो शाइनी और येलो हो तो वो गोल्ड है। गोल्ड रेयर है, इसलिए ह्यूमंस उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। गोल्ड एक्चुअली किसी नॉर्मल पत्थर से ज़्यादा नहीं है और उससे वर्थ नहीं है, बस ह्यूमंस के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम बहुत जल्दी रिच बन सकते हो। जितना ज़्यादा वैल्यू तुम प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, हायर वैल्यू चीज़, मिलियन लोगों ने उसके लिए हज़ारों डॉलर दिए। इसी वजह से डॉक्टर और लॉयर्स ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो हाई वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुची या लुइस विटॉन सेम हैंडबैग बेचते हैं जो कि नॉर्मल मार्केट वाले बेचते हैं, लेकिन 100x प्राइस में, क्योंकि लोग उससे ज़्यादा वैल्यूएबल और प्रिजर्वेटिव समझते हैं। अगर तुम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाओ, चाहे वो रियल हो या फिर परसीव्ड, तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। ये तुम पढ़ते हो, ये तुम्हें पता भी है, ठीक है। सबके पास स्टार्ट में काफ़ी टाइम होता है, शायद तुम्हारे पास भी अभी काफ़ी टाइम बचा हो, लेकिन किसी के पास भी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती है। मोस्टली लोग ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां टाइम के साथ डायरेक्टली ट्रेड होता है, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 1 पे चेक। टॉप अर्नर्स ने सीखा है कि कैसे अपने टाइम को $1 मिलियन बनाया जाए। मैजिक नहीं है, स्किल्स, लेवरेज और अपने आवर्स को अपने लिए काम करना सिखाना है। इन्वेस्टिंग में टाइम सबसे हार्ड काम करता है। वेल्थ डेज में नहीं, डिकेड्स में बनती है। पैसा जो क्वाइटली इन्वेस्ट में पड़ा होता है वो बस ग्रो ही नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले स्लोली फिर फास्ट। इसलिए एक नॉर्मल सैलरी वाला इंसान भी 7 फिगर रिटायरमेंट ले सकता है। उन्होंने सिस्टम को बीट नहीं किया है, बस सिस्टम को यूज़ किया है। थोड़ा पैसा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, काफ़ी टाइम दो और वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो और ये था लाइफ लेसन। सो अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो सो लाइक द सब्सक्राइब बटन और कमेंट में बताओ कि अगर तुमने अभी तक इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं, और कर रखा है तो कितना।